हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। चलिए, स्वागत है आप लोगों का सीटेट के इस वीडियो में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सीटेट संपूर्ण रिवीजन मैथ जो पेपर 1 का है उसका संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि इसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यानी कि न्यूमेरिक क्वेश्चन है, पेडागोजी नहीं, पेडागोजी में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिक क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को तकलीफें आ रही हैं, तो क्यों ना इसको समाप्त कर लिया जाए। तो उसी के देखते हुए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आप लोग अच्छी तरह से, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा। तो यही कहना चाहेंगे कि वीडियो को लास्ट से लास्ट देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें पढ़ने से पहले हम बता दें आपको कि देखिए, इसमें टोटल 13 चैप्टर पढ़ना है आपको। टोटल 13 चैप्टर पढ़ना है, जो कि नंबर, यानी कि नंबर कह रहे हैं। नंबर कहने का मतलब इसमें नंबर सिस्टम का जितना भी संख्या है, चाहे प्रकृत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे भाज्य अभाज्य सम विषम, यानी कि सारे संख्याओं का वर्णन करेगी इसमें। दूसरा देखिए, जोड़ घटा। जोड़ घटा आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, आप जानते भी हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है, तीसरा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिलेगा और हम लोग देखेंगे भी। ठीक है, यानी कि सारे चैप्टर जो है उनका एक एक करके क्वेश्चन भी देखेंगे और उनका कंसेप्ट भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए डिवीजन देखेंगे। डिवीजन से क्वेश्चन आ रहा है कि भाज्य भाज्य का इतना गुना है और भागफल शेषफल का इतना है, तो ये क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो इसको भी अपने कंसेप्ट से देखेंगे। इसके बाद मेजरमेंट। देखिए, मेजरमेंट टॉपिक जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे बराबर क्वेश्चन भी आ रहा है और इसको अच्छी तरह से हम एक कंसेप्ट के अनुसार समझेंगे, यानी कि ट्रिक के अनुसार समझेंगे, ताकि आप लोग को एकदम दिक्कत, कोई बात का दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, अब एरिया और पेरीमीटर, इसमें वर्ग, आयत, त्रिभुज सबका लिखेंगे एरिया। इसके बाद वृत्त हो गया, सबका एरिया और पेरीमीटर लिखेंगे। ठीक है, और इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगला है आयतन, घन, घनाभ, सभी का आयतन देखेंगे। और इसके बाद है डाटा हैंडलिंग। देखिए, डाटा हैंडलिंग दो तरह से इसमें क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से पाई चार्ट का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें मध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब का क्वेश्चन बनता है, यानी कि माध्य, माध्यिका, ठीक है, और बहुलक का क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, बहुलक का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से दोनों देखेंगे, डाटा हैंडलिंग का क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद पैटर्न का क्वेश्चन, पैटर्न आता है, पैटर्न बनाने के लिए आता है। ये नहीं समझना है कि ये रीजनिंग का पार्ट है, ये रीजनिंग का पार्ट नहीं है, मैथ में भी आता है। ठीक है, तो ये पैटर्न का एक चैप्टर है इसमें, तो पैटर्न भी हम देखेंगे। इसके बाद मनी से देखेंगे, मनी से भी बराबर क्वेश्चन आता है। जोड़ घटाव में भी मनी का क्वेश्चन आता है। इसके बाद मनी क्वेश्चन, वहाँ चैप्टर से भी मनी क्वेश्चन बराबर पूछता है। ठीक है, तो यहाँ से भी देखेंगे। इसके बाद सिमेट्री। सिमेट्री है ऐसा, सिमेट्री जैसे कोई भी चीज़ों को दो बराबर भागों में बांटना सिमेट्री होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसको ये बांटे और इसको बांटे। आप लोग पेडागोजी में भी पढ़े हैं, एबेकस, डॉट पेपर, सिमेट्री, ये सब आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक करके आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम अब स्टार्ट करते हैं नंबर को। सबसे पहले नंबर को देखेंगे, नंबर को देखेंगे। इसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन, यानी कि एक एक करके देखेंगे और उसका कंसेप्ट देखेंगे और उससे जो भी क्वेश्चन बन रहा है उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आप लोग ये इतना जितना भी चैप्टर था, यानी कि टोटल हम लोग को 13 चैप्टर पढ़ना है और 13 चैप्टर को एक या दो या तीन वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना होगा कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली हम लोग आ गए नंबर सिस्टम की ओर, यानी कि नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। क्या होता है, तो संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम का मतलब संख्या पद्धति। देखिए, नंबर सिस्टम जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। नंबर सिस्टम को कितना भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। अब आप लोग कहेंगे कि कौन कौन से वो दो नंबर हैं, तो नंबर सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो एक होता है पहला रियल नंबर, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। यानी कि पहला होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या।
यानी कि पहला होता है वास्तविक और दूसरा होता है काल्पनिक। तो अच्छे तरह से इसको हम लोग समझेंगे कि नंबर कितने प्रकार के, दो तरह के, एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या और इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक संख्या। तो देखिए काल्पनिक संख्या हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर के अकॉर्डिंग जो भी आएगा नंबर उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, वही हम लोग को परीक्षा में आने वाला है। क्योंकि पढ़ने को तो बहुत सारे हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा के व्यू से जो आने वाला है वही पढ़ना है। टाइम बहुत हम लोग के पास कम है और ये ऐसा सेक्टर है, ये न्यूमरी का ऐसा सेक्टर है कि हम लोग अच्छे तरह से एक बार या दो बार इस वीडियो को अच्छे तरह से देख लेते हैं तो 15 में 15 एकदम ला देंगे आसानी से। इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि 15 में 15 हमको लाना है, हमको ज़्यादा कंसेप्ट नहीं लेना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, एकदम 15 में 15 लाने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ है उसको देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर को अभी छोड़ देते हैं हम लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, रियल नंबर हम लोग देखेंगे। तो रियल नंबर के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें आती हैं उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो रियल नंबर देखिए, पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृत संख्या। इसका मतलब आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं, होता है प्राकृत संख्या। देखिए हम लोग इंग्लिश में हम लिखे हैं और आप लोग को हिंदी में इसका करेंगे ताकि हिंदी वाले लोग भी इससे दिक्कत महसूस ना करें, ठीक है, कोई प्रकार का परेशानी महसूस ना करें। देखिए नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृत संख्या होता है, और आप लोग पढ़े भी होंगे पीछे क्लास में भी कि प्राकृत संख्या वैसी संख्या होती है जो एक से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है? तो एक से। तो आप लोग कहिएगा कि सर एक से स्टार्ट होती है तो क्या होगा? तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक। यानी कि नेचुरल नंबर की अगर बात हम करें तो एक से स्टार्ट होती है। किससे? एक से। तो आप लोग नेचुरल नंबर के बारे में अच्छे तरह से समझ लिए। अब अगला है होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है कि पूर्ण संख्या। होल नंबर का मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्ण संख्या जब जैसे ही हम कहें तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में बस एक ही अंतर है कि प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है, अगर उसमें जोड़ दे 0 तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी कि आप लोग कहिएगा कि पूर्ण संख्या हम लोग को जानना है तो 0 से स्टार्ट होता है। क्या से? 0 से। यानी कि प्राकृत संख्या में 0 ऐड कर देने से पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी कि 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। यानी कि वैसी प्राकृत संख्या जिसमें 0 को ऐड कर देंगे तो उस संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। यानी कि पूर्ण संख्या का भी कंसेप्ट आप लोग अच्छे तरह से समझ लिए, ठीक है। देखिए इससे क्वेश्चन भी आगे आएगा, क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो देखेंगे कि क्वेश्चन एकदम आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर का मतलब होता है कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जो कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आप लोग कहिए कि 0 से स्टार्ट होता है। तो पूर्णांक संख्या वैसी संख्या होती है जो कि पॉजिटिव यानी कि 0 के बाद और 0 के पहले वाली संख्या को लेकर सम्मिलित कर देते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। यानी कि 0 के बाद वाली संख्या, 0 के पहली वाली संख्या। तो अब आप लोग कहिएगा कि 0 से पहले वाली संख्या कौन सी होती है और 0 के बाद वाली संख्या? तो 0 के बाद वाली संख्या आप लोग तो जानते हैं कि 1, 2, 3, 4 होता है। और 0 से पहली वाली संख्या कौन होता है? तो आप लोग कहिएगा कि -1, जो कि आप लोग पढ़े भी होंगे, -2, -3 और -4। यानी कि 0 से पहले हम आएंगे तो माइनस में हर चीज़ हो जाएगा और 0 से बाद में जाएंगे तो हर चीज़ क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरह से इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं। तो जब भी इंटीजर की बात किया जाए तो इंटीजर का मतलब 0 से पहली वाली संख्या और 0 के बाद वाली संख्या को सम्मिलित कर देते हैं तो वो बन जाता है पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटीजर नंबर, ठीक है। तो हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में अच्छे तरह से समझ लिए, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या के बारे में समझ लिए, इसके बाद इंटीजर का मतलब पूर्णांक संख्या के बारे में अच्छे तरह से समझ लिए। तो अब आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, अगर जिसको भी नोट डाउन करना होगा तो नोट डाउन भी करते जाइएगा, ठीक है, क्या इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो कि तो अपने आप से कटे
कि तो अपने आप से कटे, नहीं तो किससे कटे, 1 से कटे। अपने आप से कटे नहीं तो 1 से कटे। तो प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या होता है। तो प्राइम नंबर हम लोग कह सकते हैं कि देखिए सबसे छोटा प्राइम 2 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा, इसके बाद 5 हो जाएगा, इसके बाद 7 हो जाएगा, इसके बाद 11 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 1 से कटे या स्वयं से कटे, 1 से कटे या स्वयं से कटे या अपने आप से कटे, वैसी संख्या को हम लोग प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2 भी है, तो 2 किससे किससे कटेगा, कि तो 1 से कटेगा, नहीं तो किससे कटेगा, खुद से कटेगा, 2 से कटेगा। 3 का भी वही है कि तो 1 से कटेगा, नहीं तो खुद 3 से कटेगा। 5 को भी लेते हैं तो 5 वही है कि तो 1 से कटेगा, नहीं तो 5 से कटेगा। यानी कि वैसी संख्या आप लोग समझ लिए कि वैसी संख्या जो 1 से कटे या 2 अपने आप से कटे, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ से एक पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि 1 से लेकर 10 तक में कितनी अभाज्य संख्याएँ आती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को सीटेट में पूछा है कि 1 से लेके 10 तक में कितने आएंगे। और ये क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कि 60 से लेके 80 तक में अभाज्य संख्या निकालें। 60 से लेके 80 तक में अभाज्य संख्या, तो जब आप अभाज्य संख्या के बारे में समझेंगे तभी न निकाल पाएंगे कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो पहले अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे, इसके बाद हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या निकलता कैसे। तो आप लोग अभाज्य संख्या के बारे में अच्छी तरह से समझ लिए। अब अभाज्य संख्या निकालेंगे कैसे, तो 1 से लेकर 10 तक में अभाज्य संख्या, तो आप कहिएगा कि 2 होगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या, इसके बाद 3 होगा, इसके बाद 5 होगा, इसके बाद 7 होगा। 11 10 के बार है, 11 10 के क्या है, पार है, तो 11 नहीं होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 2 3 4 अभाज्य संख्या 1 से 10 के बीच में आ रही हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखेंगे कौन सा, तो कंपोजिट नंबर। तो आप लोग कहिएगा कि कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है संयुक्त संख्या। क्या होता है, तो ये कंपोजिट नंबर का मतलब होता है संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या जिसका मतलब हुआ कि वैसी संख्या जिसका जो क्या अलग अलग नंबरों से विभाजित हो, अलग अलग नंबरों से विभाजित हो, यानी कि 2 4 5 नंबरों से विभाजित हो। कहने का मतलब मान लेते हैं, ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 8 ले लिए, तो 8 देखिए किससे किससे कटेगा, 1 से कट रहा है, इसके बाद 2 से भी कट रहा है, इसके बाद आप लोग कहिएगा कि 4 से भी कटेगा, इसके बाद आप लोग कहिएगा कि 8 से भी कटेगा। यानी कि वैसी संख्या जो जिसका क्या हो, जो अलग अलग संख्याओं से विभाजित हो, उसे कंपोजिट नंबर हम लोग कहेंगे या संयुक्त संख्या कहेंगे। संयुक्त कहने का मतलब है मिलकर, यानी कि एकदम संयुक्त रूप से, ठीक है। तो ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। तो ऐसी संख्याओं को संयुक्त नंबर कहेंगे हम लोग, संयुक्त संख्या कहेंगे या कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में हम लोग विशेष जानकारी रखते हैं। क्या रखते हैं कि वैसी संख्या जो क्या है, इवन नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इवन नंबर की कैसे बात करेंगे, तो इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या, ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या, यानी कि सम और विषम। तो देखिए सम संख्या और दूसरा हो गया विषम संख्या। विषम संख्या, तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो किससे विभाजित हो, 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो, वैसे क्या कहते हैं हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो जब 2 से विभाजित हो तो आप लोग कह सकते हैं कि 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, जितना भी 2 से संख्या विभाजित होगी वो संख्या सम संख्या होगा। इसके बाद विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से विभाजित नहीं होगा। जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या हम लोग कहते हैं। तो 2 से विभाजित नहीं होगा तो कौन हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि 3 हो जाएगा, इसके बाद 6 और 9 12, यानी कि जो 2 से विभाजित नहीं हो, यानी कि 9 भी हो जाएगा, यानी कि कौन हो जाएगा, और आगे डॉट डॉट 15 भी हो जाएगा। माने ये ऐसे संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। तो आप लोग विषम संख्या कहेंगे। यानी कि हम लोग सम संख्या के बारे में भी समझ लिए और विषम संख्या के बारे में हम लोग समझ लिए।
यानी कि टोटल जितना भी नंबर हम लोग पढ़े हैं उसको अच्छी तरह से समझ लिए, उसका कंसेप्ट हम लोग समझ लिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए डिविजिबिलिटी रूल है, आगे क्या है, डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता के नियम के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है और इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए डिविजिबिलिटी रूल कहता है यानी कि विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता का नियम पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा विभाज्यता का नियम 2 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद क्या है 6 है, 7 है, 8 है, इसके बाद 9, 11, ये सब विभाज्यता का नियम है। इनको ही हम लोग पढ़ना है। यानी कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 का पढ़ेंगे, 4 का पढ़ेंगे, 6 का पढ़ेंगे, इसके बाद 5 का भी पढ़ेंगे, इसके बाद 7 का भी पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे 8 का भी पढ़ेंगे, इसके बाद 11 का पढ़ेंगे। यहाँ तक आपका विभाज्यता का रूल पूछता है और यहाँ तक हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसका, 2 का विभाज्यता का नियम क्या है। 2 का विभाज्यता का नियम, देखिए 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि जिसके इकाई स्थान पर, जिसके स्थान इकाई स्थान पर, इकाई स्थान का मतलब आप लोग जानते हैं कि किधर, इधर से होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, डॉट डॉट डॉट, यानी कि इस साइड से हम लोग लिखते हैं इकाई, यानी कि ये 1s प्लेस हो गया, ये क्या हो गया 10s प्लेस हो गया, ये 100 प्लेस हो गया, ये 1000 हो गया, यानी कि इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हज़ार हो गया। आप लोग इस तरह इस में छोटे क्लासों में पढ़े हैं तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, यानी कि पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में चर्चा करना ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए तो जिसके इकाई स्थान पर हम लोग कहेंगे कि जिसके इकाई स्थान पर कौन कौन सा संख्या है। तो जिसके इकाई स्थान पर अगर आ जाए क्या 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, डॉट 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 डॉट, ऐसी संख्याएं हैं जो कि 2 से विभाज्य हो रहा है, वैसी संख्या हमेशा 2 से विभाजित का होगा ही होगा। जिसके इकाई स्थान पर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, वैसी संख्या हमेशा 2 से क्या होगा विभाजित होगा। ठीक है, तो आप लोग 2 के विभाज्यता का रूल समझ लिए। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि 224 हो गया, 120 हो गया, 16 हो गया, इसके बाद 18 हो गया। यानी कि जिसके इकाई स्थान पर देखिए 0, जिसके इकाई स्थान पर देखिए 4, जिसके इकाई स्थान पर 6 और जिसके इकाई स्थान पर 8। देख लेते हैं 2 से 12 बार में, यानी कि कट रहा है। 2 से 60 दूनी के 120, ये भी कट रहा है। 2 से 8 दूनी के 16, देखिए ये भी कट रहा है। और 2 से 9 दूनी के 18, देखिए ये भी कट रहा है। यानी कि जिसके इकाई स्थान पर हम लोग समझे कि 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, वो हमेशा 2 से संख्या विभाज्य होगा ही होगा। तो चलिए हम लोग 2 के विभाज्यता के नियम समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं 2 से आगे क्या है, यानी कि 4 का विभाज्यता का नियम देखेंगे। इसके अलावा 4 से पहले हम लोग 3 का विभाज्यता का नियम देखेंगे कि 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो देखें हम लोग 3 का विभाज्यता का नियम। तो 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि वैसे संख्या जिसके अंकों का योग, वैसे संख्या जिसके अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो वही भी संख्या क्या होगा हमेशा 3 से विभाजित होगा। तो आप लोग कहिएगा कि कैसे समझेंगे कि 3 का योग, वैसे संख्या का योग 3 से कटेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 1, 2, 3 लिए। तो हम बोले हैं कि 3 के विभाज्यता का रूल कहता है कि वैसी संख्या जिसके अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो रहा है तो वो संख्या हमेशा 3 से कटेगा ही कटेगा। तो देख लेते हैं कि देखिए 1, 2, 3 ले लिए संख्या, कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, इसमें पाबंदी नहीं है, आप लोग कोई भी संख्या लेकर देख सकते हैं। तो देखिए हम कहें कि कोई भी संख्या दिया रहे उसके अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या हमेशा 3 से विभाज्य होगा। तो देखिए 1, 2, 3, 3, 3, 6। तो आप लोग जानते हैं कि 6 3 से विभाज्य हो जाएगा, 6 3 से क्या होगा विभाज्य हो जाएगा। तो जब 6 3 से विभाज्य हो जाएगा तो देख लेते हैं कि इस संख्या भी विभाज्य हो रहा है कि नहीं।
तो ये संख्या विभाज्य करने के लिए क्या करेंगे हम, 3 से देखेंगे। तो 3 से देखिए, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, यानी कि ये संख्या 3 से विभाज्य हो रहा है। तो आप लोग अच्छे तरह से समझ लिए कि 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि वैसे संख्याएं जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो रहा है तो वह संख्या हमेशा 3 से विभाजित होगा ही होगा। तो आप लोग एकदम आराम से हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोग को। इसके बाद आप लोग कुछ नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज़ और बता देना चाहें कि जो 3 का विभाज्यता का नियम है वही 9 का विभाज्यता का नियम है, यानी कि 3 जो है वही 9 है, 3 और 9 दोनों सेम है, यानी कि जो 3 में रूल लगता है वही 9 में रूल लगता है। 9 का भी विभाज्यता के नियम अगर लोग पढ़िएगा आप लोग तो उसमें भी होगा कि अंकों का योग जो है, अंकों का योग अगर जो भी अंकों का योग दिया रहेगा वो अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो उस संख्या हमेशा 9 से विभाजित होगा ही होगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो 3 है और 9 है दोनों का रूल एक ही है। तो 3 और 9 हम लोग कंप्लीट कर लिए, 2 कंप्लीट कर लिए, 3 कंप्लीट कर लिए और 9 कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 4। अब आगे 4 की बारी है, तो 4 को देख लेते हैं। तो देखिए 4 को देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग को हम बताए हैं आप लोग को कि इकाई और दहाई क्या होता है, इकाई और दहाई। तो इकाई और दहाई के बारे में हम चर्चा किए हैं कि यहाँ से इकाई, ठीक है, इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हज़ार हो गया। तो देखिए इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, अगर कोई भी संख्या दिया रहे, उसके इकाई और दहाई अंक अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं, तो उस संख्या हमेशा क्या से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। आप लोग कहिएगा कि ये कैसे हो सकता है। तो ये इस तरह हो सकता है कि मान लेते हैं कोई भी संख्या हम लिए, मान लेते हैं कोई भी संख्या लिए 25, 632 ले लिए, चाहे 40, 516 ले लिए, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। हम बोले हैं कि जब इकाई और दहाई दोनों अंक अगर 4 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या हमेशा पूरा 4 से विभाजित होगा। तो इकाई दहाई, क्योंकि इसमें देखिए ज़्यादा बड़ा संख्या दे देगा तो हम लोग रूले के माध्यम से समझ सकते हैं, रूले के माध्यम से उसको बना सकते हैं, क्योंकि हम भाग कर सकते नहीं। अगर मान लेते हैं कि टाइम का अभाव है और देखना है कि बड़ा संख्या है, तो अगर इकाई दहाई चाहे डिविजिबिलिटी रूल हम लोग को मालूम है तो उस संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा एकदम तुरंत कुछ ही सेकंडों में हल कर लेंगे, क्योंकि रूल पता रहेगा तब। तो 4 का रूल हम लोग क्या समझे कि इकाई और दहाई संख्या अगर 4 से विभाजित हो रही है तो संख्या हमेशा 4 से विभाजित होगा। तो देख लिए 4 से 32 विभाजित हो जाएगा, इकाई और दहाई 32 हुआ तो 4 से विभाजित 32 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। देख लेते हैं चेक करके कि 25 है तो 4 छक्के 24, 1 4 चौके 16 और 4 8 32, ये संख्या 4 से विभाज्य हो गया। इसके बाद इसको भी चेक कर लेते हैं, 4 से 4 दहा में 40 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4 हो गया। इसके बाद 4 दूनी के 8 हो गया और 4 नवा 36 हो गया, ये भी विभाजित हो गया। ये तो हम लोग सीख लिए कि इकाई और दहाई के स्थान पर अगर 4 से विभाजित करने वाला संख्या होगा तो 4 से विभाजित होगा। लेकिन एक चीज़ और हम लोग समझेंगे कि जब भी संख्या, कोई भी संख्या दिया रहे, अगर उसके इकाई दहाई स्थान पर 0 भी होगा तो भी वो संख्या पूरा 4 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 4 5 6 0, यानी कि हम बोले हैं कि जब इकाई और दहाई स्थान पर 4 से विभाजित होने वाली संख्या रहे तो संख्या पूरी विभाजित होगी। दूसरा क्या बताए हैं कि जब कोई भी संख्या दिया रहे उसके इकाई और दहाई स्थान पर अगर 0 भी रहे तो संख्या पूरा 4 से विभाजित होगा। तो देखिए इकाई और दहाई स्थान पर 0 है, तो देख लेते हैं ये संख्या पूरा विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए ये संख्या पूरा विभाजित कैसे होगा। देखिए 4 से 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4 हो गया। इसके बाद कैरी यहाँ पर 16 हो गया, 4 चौके 16 हो गया। देखिए पूरा विभाजित हो गया। तो आप लोग 4 का रूल भी अच्छी तरह से समझ लिए। मान लेते हैं कि आप लोग को अगर डाउट होगा कि ये सही है कि नहीं है, क्या है, तो आप लोग को हम देते हैं एग्जाम्पल, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग क्या कर लीजिएगा, उसको चेक कर लीजिएगा। देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 4
6300। इसके बाद 2 3 7 1 6। इसके बाद 8 9 5 4 0। ये तीनों एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिए और इसको क्या कर लीजिएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा कि वो संख्या 4 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला देखेंगे। अब अगला क्या है कि अगला 4 देख लिए, इसके बाद 6 देखेंगे। तो देखिए 6 का रूल क्या कहता है, 4 के बाद 5 देख लेते हैं पहले, इसके बाद 6 देखेंगे। देखिए 5 का रूल क्या कहता है कि 5 का देखिए बहुत सिंपल है कि जिसके इकाई स्थान पर की तो 0 है न तो 5 है, वो संख्या हमेशा 5 से डिवाइड होगा, यानी कि 5 से कटेगा ही कटेगा। जिसके इकाई स्थान पर 0 आ जाए या 5 आ जाए, वो संख्या हमेशा 5 से डिवाइड होगा या 5 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो 5 का रूल कोई खास नहीं है। ठीक है, ये एक रूल है, 0 और 5 आएगा तो 5 से कटेगा ही है। 6 2 5 देख लीजिए, 3 2 0 देख लिए। ठीक है, ये संख्या हमेशा 5 से कटेगा। देखिए 5 से कटेगा कैसे, 5 से कम 5, इसके बाद 5 दूनी के 10, 5 5 50, ये भी कट जाएगा। 5 6 के 30, 5 चौके के 20, यानी कि ये भी संख्या कट रहा है। ठीक है, यानी कि जिसके इकाई स्थान पर 0 हो और 5 हो, वो संख्या हमेशा 5 से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे 6 का विभाज्यता का नियम। 6 का विभाज्यता का नियम कहता है, 6 का विभाज्यता का नियम, पहले 6 को खंड करिए। तो किस में खंड कीजिएगा, 2 और 3 में। तो 2 और 3 का हम लोग विभाज्यता का रूल हम लोग समझ लिए हैं। 2 और 3 का विभाज्यता का रूल समझ लिए हैं। तो अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि वो संख्या 6 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि 2 का विभाज्यता का रूल क्या कहता है कि 2 का विभाज्यता का रूल वही ना कहता है कि जिसके इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। जिसके इकाई स्थान पर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वो संख्या क्या होगा, 8 किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। और 3 का रूल कहता है कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य हो रहा है तो वह संख्या हमेशा 3 से विभाजित होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल हो गया कौन, तो देख लीजिए कि इसका एग्जाम्पल हो गया कि 1 2 3 0, यानी कि 1230 हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले लिए। तो पहले 2 का रूल देखेंगे। तो 2 का रूल कहता है ना कि जिसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 हो। तो देखिए 2 का रूल इसमें फॉलो कर रहा है, यानी कि इसके इकाई स्थान पर कितना है, 0 है। इकाई स्थान पर संख्या क्या है, 0 है, यानी कि 2 का रूल इसमें फॉलो कर रहा है। अब देखेंगे कि 3 का रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए 1 और 2 3 3 3 6 6 0 6, यानी कि इसका योग किए तो हम लोग 6 आया। तो 6 भी 3 से कटता है, तो ये संख्या भी 3 से कटेगा। तो यानी कि ऐसे हम लोग चेक करेंगे 6 का विभाज्यता का नियम, उसमें दोनों का रूल सेटिस्फाइड होना चाहिए, यानी कि काम करना चाहिए। तो 2 का रूल भी हम लोग देख लिए और 3 का रूल भी, यानी कि 1230 संख्या जो है वो देखेंगे कि 6 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि विभाजित हो या न भी हो, तो इसको चेक करना भी ज़रूरी है। यहीं पर हम लोग चेक कर लेंगे, तो इसको चेक कर लेते हैं। यानी कि 1200 कितना है, 30 है, तो 1230 को कितना से करना है, 6 से विभाजित करना है। तो देख लीजिए 6 से, 6 दूनी के 12, 6 5 30, कट गया कितना बार में, 205 बार में, 205 बार में कट गया। ठीक है, यानी कि संख्या एक आ गए पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो यानी कि हम लोग का 6 से विभाजित का जो रूल था उसको भी हम लोग अच्छे तरह से समझ लिए। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो 7 का विभाज्यता का नियम है। 7 का विभाज्यता का नियम सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो भी है इसका रूल बच्चों को या पछता नहीं है कि कैसे ये आ गया, कैसे ये आ गया। तो देखिए कोई भी संख्या दिया रहे, मान लेते हैं कोई भी संख्या एग्जाम्पल के तौर पर 2 4 6 8 7 और क्या 5 हो गया, मान लेते हैं कि ये एग्जाम्पल दिया। तो इसका क्या होता है कि जो इकाई और दहाई स्थान है, इकाई और दहाई स्थान को जो भी ये संख्या है उस संख्या को दोगुना करके, उस संख्या को दोगुना करके और दी हुई संख्याओं में से घटाते हैं। दी हुई संख्याओं में से क्या करेंगे, घटा देंगे। मान लेते हैं कि ये संख्या इतना दिया,
तो इसके इकाई और दहाई स्थान जो है इसके दोगुना करेंगे, यानी कि 75 दूनी के 150 करेंगे, और जितना संख्या दिया है यानी कि 24, 68, 75 में से 150 को घटाएंगे। अगर घटाने के बाद जो संख्या हमको प्राप्त हुआ उस संख्या अगर 7 से विभाजित करने पर उस संख्या कट रही है, यानी कि पूरे पूरे विभाजित हो रही है, तो वो संख्या हमेशा 7 से विभाज्य होगा। फिर से एक बार 7 का विभाज्यता का रूल हम लोग इस प्रकार समझें कि दी गई संख्याओं में उसके इकाई और दहाई स्थान को दोगुना करके उस संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या हमेशा 7 से विभाजित होगा। आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए। एक बार एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके पास एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर देख लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई एग्जाम्पल हम लोग देखें, ठीक है, कोई एग्जाम्पल लिखें 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 हो गया, ये एग्जाम्पल लिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं कि दी हुई संख्याओं के इकाई और दहाई स्थान के दोगुना करके, इसके दोगुना करके इसका दोगुना, और दी हुई संख्याओं में से घटाते हैं, और जो प्राप्त संख्या आता है अगर वो संख्या 7 से विभाजित हो रहा है तो संख्या पूरा 7 से विभाजित होगा। आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे होंगे, एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि 8 का विभाज्यता का नियम हम लोग देखेंगे। देखिए जो भी पढ़ा रहे हैं हम एकदम क्लियर पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और आप लोग अच्छे तरह से अगर इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप लोग को हम उम्मीद करता हूं कि कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, ठीक है। और देखिए परीक्षा ही कुछ दिनों बचा है और उसमें डाउट रखना भी ज़रूरी नहीं है, एकदम डाउट क्लियर रहेगा ताकि आप लोग जाइएगा एकदम क्वेश्चन एकदम बना कर आइएगा अच्छी तरह से, ठीक है। यानी कि 15 में से 15 एकदम मिस नहीं करना है, 15 में से 15 इधर ले लेना है, और पेडागोजी सब्जेक्ट 15 का है उसमें 15 से 15 यानी कि 30 में 30 कर लेना है, ठीक है। चलिए मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ देखिए देखने में भारी लगता है, बहुत सारे लोगों को भारी लगता है, लेकिन मैथ एकदम आसान चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 8 का रूल क्या कहता है कि 8 का भी जैसे जिस प्रकार 4 था उसी प्रकार 8 है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है देखिए, हम लोग देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 4 के रूल में हम लोग पढ़े हैं कि जिसके इकाई और दहाई स्थान पर 2 जीरो हो, या जिसके इकाई और दहाई स्थान पर कटने वाली संख्या हो, किससे 4 से, तो संख्या हमेशा 4 से विभाजित होगा ही होगा। लेकिन 8 का रूल क्या कहता है कि थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो 8 कहता है कि जिसके इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर, यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर 8 से कटने वाली संख्या हो, 8 से कटने वाली संख्या हो, या इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर 3 जीरो हो, तो वो संख्या हमेशा 8 से विभाजित होगा। वो संख्या क्या होगा, 8 से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल पर तौर पर लिखते हैं 2, 3, 4, 1, 2, 3, ये एक संख्या आप लोग हमेशा देखिएगा कि 4 से कटेगा ही कटेगा। नहीं यकीन है तो चेक करके आप लोग देख सकते हैं कि ये संख्या 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। इसके बाद हम एक चीज़ और बताएं हैं कि जिसके इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर 8 से कटने वाली संख्या हो तो संख्या हमेशा 8 से कटेगा ही कटेगा। देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं 2, 4, 6, इसके बाद 8, 3, 2, यानी कि ये संख्या जो है 8 से कटेगा ही कटेगा। किस तरह कि हम क्या बोलें कि जिसके इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर क्या हो, 8 से कटने वाली संख्या हो। तो पूरे संख्या को हम लोग नहीं देखना है, पूरे संख्या को नहीं देखना है, क्योंकि परीक्षा में उतना टाइम नहीं है कि हम लोग पूरे संख्या में भाग लगाएं, इसके बाद चेक करें तब बनाएं, उतना टाइम नहीं है। ताकि परीक्षा में मात्र 1 मिनट का टाइम मिलता है और 1 मिनट में ही सॉल्व करना है। तो 1 मिनट टाइम मिलता है, उसमें आप अगर चेक कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, फिर अथु कीजिएगा तो बहुत सारा लंबा प्रोसेस हो जाएगा और उसको कर नहीं पाइएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको चेक नहीं करना है, इसको क्या करना है, आप बना लेना है, खाली देखना है लास्ट के इकाई अंक। तो बस डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम होगा तो आप लोग अच्छे तरह से उसको बना लीजिएगा। देख ले हैं 8 के, अगर परीक्षा में आ जाए कि 8 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो देख लेंगे कि 3 गो जीरो है तो वो हमेशा 8 से कटेगा। इसके बाद 3 संख्या 8 से कट रहा है तो 8, 8 चौके 32, ये 8 से कटेगा, ठीक है।
यानी कि 8 का हो, 4 का हो, 2 का हो, जो भी है उसके लास्ट वाला संख्या देखेंगे, जो रूल है उसके अनुसार अकॉर्डिंग काम करेगा, रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो ये संख्या एकदम हमेशा बनना ही बनना है। ठीक है, उस क्वेश्चन इस एकदम बनेगा। तो हम लोग देख लिए 2 का देख लिए, 3 का देख लिए, 4 का देख लिए, 5 का भी देख लिए, 6 देख लिए, 7 देख लिए और 8 भी देख लिए। ठीक है, अब हम लोग को क्या देखना है कि अब 8 के बाद क्या देखना है, अब 8 देख लिए, 8 के बाद 9 भी बतला दिए हैं कि जो 3 में रूल लगेगा वही भी 9 में रूल लगेगा। ठीक है, यानी कि 3 और 9 क्या है, दोनों सेम है। 3 जो है वही क्या है, 9 है। 3 और 9 दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, यानी कि जो 3 में रूल लगेगा वही क्या लगेगा, 9 में रूल लगेगा। तो 9 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। 10 तो अब जानते ही हैं कि जिसके इकाई स्थान पर 0 हो वो हमेशा संख्या 10 से क्या होगा, विभाजित होगा ही। ठीक है, 10 का भी रूल जान लिए। अब हम लोग जानेंगे, इम्पोर्टेंट है 11 का रूल। क्या है, 11 का रूल है। 7 और 11 बहुत सारे लोगों को कठिनाई होती है 7 के रूल में और 11 के रूल में। तो 7 भी आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए कि जिसके इकाई और दहाई स्थान है उसको दोगुना करके उस संख्या में से घटा देंगे, और जो संख्या घटाने के बाद प्राप्त होगा उस 7 से विभाजित होगा, तो उस संख्या का होगा 7 से विभाजित होगा ही होगा। ठीक है, अब 7 के बाद 11 को हम लोग देखेंगे। 11 भी बहुत सारे लोगों को का परेशानी होता है 11 में, लेकिन हम आज के बाद परेशानी इसमें नहीं होगा। ठीक है, आज के बाद इसमें परेशानी नहीं होने वाला है। तो देखिए 11 का रूल कहता है कि कोई भी संख्या दिए रहे, तो कोई भी संख्या दिए रहे तो उसमें सम और विषम स्थान। अब आप लोग को ये कि सम और विषम स्थान क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई भी संख्या रहे 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग या अंकों का अंतर अगर 11 से कटने वाली संख्या हो या 11 के बराबर हो तो वो संख्या हमेशा 11 से विभाजित होगा। अब आप लोग कहिएगा कि ये समझ में हम लोग को नहीं आया कि सम और विषम क्या होता है। तो सम और विषम के मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि यहाँ से अगर स्टार्ट अप किए, तो यहाँ से स्टार्ट किए तो हो सकता है कि 1 इसको काउंट करें, हो सकता है कि इसको 2 काउंट करें, इसको 3 काउंट करें, इसको 4 काउंट करें, इसको 5 करें और इसको क्या करें, 6 करें। यानी कि एक चीज़ आप लोग गेस कर रहे हैं कि देखिए एक जगह 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सम स्थान हो सकता है। सम स्थान हो सकता है, स्थान हम बात कर रहे हैं तो स्थान हो सकता है ना, क्योंकि ये 2 पा रहा है, ये 4 पा रहा है, ये 6 पा रहा है, तो सम स्थान। और ये देखिए 1 पा रहा है, ये 3 पा रहा है, ये 5 पा, तो हम कह सकते हैं ये विषम स्थान है। तो हम क्या बोले हैं कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर अगर 0 के बराबर हो या 11 से कटने वाली संख्या हो, 0 के बराबर हो या 11 से कटने वाली संख्या हो, वो संख्या हमेशा क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। फिर से एक बार बतला रहे हैं इसको, एक बार फिर से इसको बतला रहे हैं, क्योंकि इसमें बच्चे को डाउट होता है। हम समझ सकते हैं कि इसमें हमेशा डाउट होता है और डाउट को क्लियर करना ही है। ठीक है, तो चलिए हम बोले हैं कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर अगर 0 हो, नहीं तो 11 से कटने वाली संख्या हो, तो वो संख्या हमेशा 11 से विभाजित होगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं कि सम स्थान और विषम स्थान आप लोग समझ लिए कि क्या होता है। सम स्थान किसको कहते हैं, विषम स्थान कहते हैं। यानी कि 6 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया। तो सम स्थान हम क्या बोले हैं कि यहाँ से 1 छोड़ के उसको काउंट करेंगे, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया। तो सम स्थान और विषम स्थान, तो सम स्थान यही ना हुआ, इससे यहाँ से यहाँ, फिर अगला यहाँ से यहाँ, और विषम स्थान यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक अंक जो है उसको छोड़ के काउंट करेंगे, एक अंक छोड़ के काउंट करेंगे तो वो होगा हम लोग का सम और विषम स्थान, हम लोग को समझ जाएंगे। जैसे में 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। तो ये संख्या क्या होगा, 11 से विभाजित कैसे होगा इसको चेक करने। तो एक स्थान हम लोग छोड़ के
यहाँ से मालूम हो गया कि एक स्थान हम लोग को छोड़ना है, यानी कि एक स्थान छोड़ के काउंट करेंगे तो सम विषम हम लोग ले लेंगे। यानी कि यहाँ से यहाँ ले लिए और यहाँ से यहाँ ले लिए और यहाँ से यहाँ ले लिए, एक पार्ट हो गया। फिर यहाँ से यहाँ ले लिए, यहाँ से यहाँ ले लिए, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो देखेंगे तो 2 + 4 + 6 और +8, इसको काउंट कर लेंगे तो कितना हुआ 6, यहाँ 2 और 4 6, 6 6 12, 12 8 20 हो गया। दूसरा क्या आया कि 3 + 5, 3 + 5 प्लस क्या हो गया 7, 3 5 8, 8 7 15, यानी कि 15 हो गया। यानी कि ऐसा ही हम लोग को करना है कि इसको क्या करना है कि सम स्थान एक ले लिए, एक विषम स्थान, यानी कि एक अंक छोड़ के काउंट कर लेंगे तो वही संख्या हम लोग का सम स्थान और विषम स्थान होगा। अब आप लोग कहिएगा कि 11 से किससे विभाजित होगा, कैसे पता चलेगा? तो देखिए चेक करके हम लोग देख लेते हैं कि कैसे प्राप्त होता है, ये कैसे पता चलेगा कि 11 से विभाजित होगा ये संख्या कि नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अगला संख्या देख लेते हैं, लेकर 11 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि सम स्थान और विषम स्थान लेना है हमको। ठीक है, तो देखिए एक और एक छोड़ के हो गया, फिर एक और एक छोड़ के, तो हम रूल में क्या पढ़े हैं कि इनकी संख्याओं का अंतर कब योग करने के बाद अंतर अगर 0 आए या 11 से कटने वाली संख्या है तो संख्या हमेशा कटेगा ही कटे। तो देखिए 1 + 3 कितना आया 4, 3 + 1 ये कितना आया 4, इसका अंतर करेंगे तो 0 आया। जब संख्या 0 आ गया तो ये संख्या हमेशा 11 से कटेगा, कि तो 0 आना चाहिए, न तो 11 से कटने वाला संख्या यहाँ पर आना चाहिए, उस संख्या हमेशा 11 से विभाजित होगा। तो आप लोग अच्छी तरह से 11 का भी कॉन्सेप्ट समझ लिए, आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अच्छी तरह से अगर समझ लीजिएगा तो इसमें दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे देखिए आगे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, यानी कि हम लोग जोड़ और घटाव में क्या करेंगे, जोड़ और घटाव, यानी कि जोड़ना और घटाना सीखेंगे। ठीक है, जोड़ना और घटाना सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग जोड़ना और घटाना ये तो है नहीं कि आप लोग नहीं समझे हैं, ये जोड़ घटाव आप लोग को नहीं आता है, ये तो है कि आप लोग जोड़ घटाव पहले से जानते हैं, बस वही चीज़ करना है। सीटेट में कोई खास नहीं है। और जोड़ना घटाना का मतलब वही है कि 2 + 3 + 4 + 7 ये क्या होता है, तो ये आप लोग जोड़ के बता दीजिए कि सर इतना होता है, चाहे ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, क्या होगा तो इतना होगा, यानी कि यही जोड़ घटाव है। तो जोड़ घटाव करने का मतलब कि इसी तरह का क्वेश्चन आता है, थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है कि लेवल बढ़ जाता है कि इतना संख्या और इतना संख्या है तो और संख्या कितना इसमें जोड़ दें कि इतना संख्या प्राप्त होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के परीक्षा में पूछने वाला है। ठीक है, तो जोड़ घटाव में सबसे पहले हम लोग जोड़ घटाव समझ लिए कि जोड़ना घटाना होता क्या है। ठीक है, और इसमें संख्या जो है उस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से का क्वेश्चन पूछ रहा है और किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसका लेवल क्या है और कैसे बनाएंगे हम लोग, ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए फाइनली हम क्वेश्चन पर आ गए। क्वेश्चन देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इधर उधर का क्वेश्चन है नहीं। तो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन हम ले लिए हैं ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। हिंदी वाला हिंदी क्वेश्चन को समझ जाएगा और इंग्लिश वाला इंग्लिश क्वेश्चन को समझ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए पढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या है। देखिए पेपर में इसी तरह का क्वेश्चन आता है और इसी तरह के क्वेश्चन पर आप लोग को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि जोड़ घटाव आप लोग जानते हैं कि जोड़ घटाव में होता क्या है कि तब ब्रैकेट का जोड़ देगा, नहीं तो ये मान लेते हैं कि ब्रैकेट का जोड़ देगा 2 + 3 - 4 + 100, इसी पे तरह का क्वेश्चन देगा। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे छोटा ब्रैकेट का होता है, इसके बाद मंझला ब्रैकेट का होता है, इसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट का होता है। आप लोग इसको भी अच्छे तरह से जानते हैं। ठीक है, ये कोई बताने वाली बात है नहीं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक चीज़ें आप लोगों को मालूम है पहले से। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं कि कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो देख लेते हैं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। यहाँ पर 1010 है,
11,001 है, 1,001 है और 1,011 है। तो आप लोग कहिएगा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या आप लोग कहिएगा कि 11,000 क्या है, 1 है। सबसे बड़ी संख्या 11,001 है जो कि आप लोग जानते हैं। और सबसे छोटी संख्या तो देखिए 1,010 है, 1,001 है और 1,011 है। तो सबसे छोटी संख्या कर रहे हैं, तो सबसे छोटी संख्या यही ना है, 1,000 का है, 1 है, 1,001 है। इसका क्या कर रहा है, अंतर कर रहा है। अंतर का मतलब माइनस कर रहा है, यानी घटाव कर रहा है। तो इसका 0 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा और 1 में से 1 घटेगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। यानी कि फाइनली हम लोग का संख्या क्या आ जाएगा, 100 आएगा, यानी कि 100 आया। तो देख लीजिए कि ऑप्शन में 100 कहीं दिया है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में 100 दिया है, तो यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन दे रहा है, हम लोग को लेवल क्या है और बताना कैसे है, ठीक है। तो यानी कि इसका अंतर पूछ रहा था, तो अंतर हम लोग समझ लिए। और क्वेश्चन को देख लेते हैं कि और क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे, जोड़ घटाव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। देखिए इंग्लिश में भी आप लोग साफ साफ समझ रहे हैं और हिंदी में भी आप लोग साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों को देख लीजिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वरुण के पास एक 10 रुपये का नोट है। कितना का नोट है, 10 रुपये का नोट है। ये 10 रुपये का नोट लिया है। अब कह रहा है कि वह 6 रुपये का एक पेन खरीदा। देखिए 10 रुपये का नोट है, उसमें से 6 रुपये का एक पेन खरीद लिया। क्या खरीद लिया, पेन खरीद लिया, यानी कि कलम खरीद लिया, ठीक है। दुकानदार उसे 1 और 2 रुपये के कुछ सिक्के लौटाता है। दुकानदार उसे 1 रुपये का सिक्का देता है और 2 रुपये का सिक्का देता है। कह रहा है कि उसे कितने सिक्के प्राप्त हुए। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखिए उसमें भी आ जाएगा, किस में, तो ये क्वेश्चन नोट वाला जो चैप्टर हम लोग देखे हैं, नोट या सिक्का वाला जो चैप्टर, उसमें भी ये क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। ये जोड़ घटाव का भी क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन इस तरह का बन रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरह से प्रयास करेंगे सीखने का, ठीक। और इसी तरह का क्वेश्चन आता है, इसी में लोग क्या होते हैं कि फंस जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक एक करके स्टेप वाइज बनाएंगे इसको और अच्छे तरह से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 10 रुपये का नोट ले लिया था, कौन, वरुण लिया था 10 रुपये का, यानी कि 10 रुपये का नोट लिया था और इसमें 6 रुपये का पेन खरीद लिया। तो 10 रुपये का नोट था और 6 रुपये का पेन खरीद लिया, तो उसमें वो माइनस करेंगे तभी ना निकलेगा कि 10 रुपये दिया, 6 रुपये का पेन खरीद दिया। तो दुकानदार उसे कितना रुपया दिया, 4 रुपया दिया। कितना दिया, यानी कि 4 रुपया उसका बचा। कितना रुपया बचा, 4 रुपया। आप लोग कहेंगे कि इसका 4 रुपया बच गया, यानी कि 10 रुपये का नोट था, 6 रुपये का पेन खरीद लिया, तो 4 रुपया उसका बचा। लेकिन दुकानदार का किया कि उसे 1 रुपया और 2 रुपया के कुछ सिक्के लौटाता है, यानी कि 1 रुपया का सिक्का लौटाता है और 2 रुपया का सिक्के लौटाता है। तो बताना ये है कि उसको कितना रुपया प्राप्त हुआ। तो देखिए कंडीशन ये बन सकता है कि मान लेते हैं कि 1 रुपया का लौटाएगा, तो 1 रुपया का कितना सिक्का लौटाएगा उसको। तो 4 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 रुपया का अगर 2 गो सिक्का लौटाएगा तो 2 रुपया हो गया, और 2 रुपया का 1 गो सिक्का अगर लौटाता है तो भी 2 रुपया हो गया, यानी कि उसको 4 रुपया ना मिलना था। तो 4 रुपया मिलना था और 4 रुपया इसी तरह से बन सकता है, 1 रुपया के 2 सिक्का और 2 रुपया के 1 गो सिक्का। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि 1 रुपया का भी सिक्का लिया है और 2 रुपया का भी सिक्का लिया है, तो दोनों का योग क्या होगा कि 1 रुपया के 2 गो सिक्का और 2 रुपया के 1 गो सिक्का, उससे हम लोग को क्या हुआ, 4 रुपया प्राप्त हुआ। तो यही मेरा हम लोग का आंसर आ गया। लेकिन इसमें पूछा है कि कितना सिक्का लौटा रहा है, तो कितना सिक्का लौटा रहा है, तो 1 रुपया के 2 गो सिक्का, तो यानी कि 2 गो वो हो गया, और 2 रुपया के 1 गो, यानी कि 3 गो सिक्का का कर रहा है, उसको प्राप्त हो रहा है। 3 गो सिक्का प्राप्त हो रहा है ना, 1 रुपया के 2 गो सिक्का और 2 रुपये के 1 गो सिक्का, तो 1 सिक्का, 2 सिक्का और 3 सिक्का। आप लोग अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझ लिए। यानी कि इसी तरह के क्वेश्चन जोड़ या घटाव में भी आएगा और इसी तरह का क्वेश्चन सिक्का वाला जो पढ़ेंगे, यानी कि पैसा वाला पढ़ेंगे, उसमें भी आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन रहा है। देखिए इंग्लिश का भी क्वेश्चन यहाँ पर है और हिंदी का भी क्वेश्चन है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछ रहा है और इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। देखिए दे रहा है कि इतना संख्या है, इतना संख्या प्राप्त करने के लिए
इतना, इतना और इतना के योग में से क्या घटाना होगा। मान लेते हैं कि संख्या है कितना, 19,995 संख्या है। इतना प्राप्त करने के लिए 9,599, 5,995 और 9,995 के योग में से क्या घटाना होगा। यानी कि संख्या दिया है इतना, इतना और इतना प्राप्त करना है। तो हम लोग किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे, तो इस क्वेश्चन को इस तरह हम लोग बनाएंगे कि मान लेते हैं कि दिया है 95 और 99, प्लस कर लेंगे। इसके बाद दिया है 59 और 95, इसको भी प्लस कर लिए। और ये एक संख्या दिया है 99 और 95, प्लस इसको कर लिए 99 और क्या किए 95। अब कह रहा है कि इतना हमको प्राप्त करना है। कितना प्राप्त करना है, 19,995 संख्या प्राप्त करना है। तो इतना हम लोग को संख्या दिया है, तो प्लस इसमें एक और चीज़ करेंगे। एक और चीज़ छोटा छोटा थोड़ा लिख लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा हो गया। ठीक है, छोटा छोटा लिख लेंगे ताकि क्वेश्चन आसानी से बन जाए। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं कि लिख लेते हैं कि 95, 99 प्लस 59, 95 प्लस 99, 95 और प्राप्त करना है संख्या, तो प्लस यक्स लिख देते हैं। बराबर कौन सा संख्या लिख लेंगे, 19,995, 19,995 लिख लेते हैं। अब ये सभी संख्या का योग कर लेंगे और जो प्राप्त हुआ उस संख्या को इतना में से घटा लेंगे और जो संख्या हमको मिलेगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जोड़ते हैं। देखिए जोड़ने का प्रोसेस क्या है, इकाई, इकाई और इकाई एक साथ जोड़ेंगे, इकाई, इकाई और इकाई एक साथ। तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 और 9 कितना हो गया, 19 हो गया। कैरी 1 हो गया आपका, हो गया। फिर सेकंड का जोड़ेंगे, 9, 9 दूनी के 18 और 9 तिया 27, 27 एक कैरी कितना हो गया, 28। कैरी यहाँ पर 2 कर लेते हैं, कैरी 2 हो गया। अब जोड़ते हैं 9, 9 दूनी के 18, 18 और 5 कितना हो गया, 23, 23 और 2 कैरी बचा है, 23 2 25 हो गया। कैरी फिर 2 से फिर 2 कैरी हुआ। अब देखेंगे 9, 9 5 14, 14 और 9 कितना होता है, तो 14 और 9 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 14 और 9 23 हो जाएगा। 23 और 2 कितना हुआ, 25 हो गया, 25 हो गया। ठीक है, प्लस यक्स बराबर ये संख्या कितना, 19,995, 995। अब जब ये इतना संख्या हो गया तो इस संख्या को इसमें से घटा देंगे, चाहे यही संख्या को इसमें से घटा देंगे, जो संख्या आपको प्राप्त होगा वही हम लोग का आंसर होगा। यानी कि 25,500 कितना है, 89 है। 25,589 माइनस कितना करना है, 19,995, 19,995। तो ये संख्या को हम लोग फिर एक बार करते हैं और देखते हैं कि कितना ये संख्या आ रहा है। ठीक है, चलिए ये संख्या को फिर एक बार कर लेते हैं और देख लेते हैं घटाने के बाद कितना संख्या आ रहा है। तो एकदम सिंपल सा है, कुछ खास करना नहीं है। तो 25,589 आया था, 25,589 माइनस कितना करना है, 19,995। देख लीजिए 4 आया, यहाँ पर नहीं जाएगा तो इससे कैरी ले लेंगे, तो 18, 18 में से 9 जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर 4 बचा, 14, 14 में से 9 गया, 5 हो जाएगा। देखिए 594 लास्ट में है, तो 594 एक ही के लास्ट में, 594, तो यही संख्या आपका आंसर हो जाएगा, 594 आंसर हो जाएगा। यानी कि कुछ करना नहीं है, ये तीनों संख्याओं का योग कर देना है। तीनों संख्याओं का क्या करना है, योग करना है, यानी कि जोड़ लेना है। और जो भी संख्या आया इसको उसमें से घटा देंगे और जो प्राप्त संख्या है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा और बताइएगा। देखिए वो इसी तरह का क्वेश्चन इसमें भी दिया है। ये क्वेश्चन इतना दिया है, इतना, इतना और इतना के योग में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या इतना हो जाएगा। क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या इतना हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं है, बस दो तरह से क्वेश्चन की, तो इसमें कुछ संख्या यक्स प्लस जोड़ के इसको निकाल लेते हैं, नहीं तो इस संख्या को जोड़ दीजिए और जोड़ के इस संख्या को घटा दीजिए, बस वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। जोड़ लेते हैं, कितना है, 65 है, 376 है,
65,376, 91,091, 91,091 और 35,550, 35,550। अब ये संख्या को जोड़ लीजिए, 6 1 7 हो गया, 7 9 16, 16 5 21 हो गया, 2 कैरी हुआ, 3 5 8, 8 2 10 हो गया, 1 कैरी हो गया, 1 कैरी हो गया। इसके बाद 5 1 6, 6 5 11, 1 12 हो गया, 1 कैरी हो गया, 6 9 15, 15 3 18, 18 1 19 हो गया, 19 20 17। ये संख्या कितना है? 24 96 37। तो बस इसको घटा लेते हैं, उसमें से घटा लेंगे, जो संख्या हम लोग को आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 19 और 20 और 17 आया है हम लोग का संख्या, और किस में से घटा लेना है? तो घटा लेना है 24 96 37 में से। तो इस संख्या को घटा लेंगे, जो भी संख्या प्राप्त होगा वो संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या मेरा क्या है? 24, इसके बाद 96, इसके बाद 37। क्या घटाना है? तो 19 20 और 17। एकदम सिंपल है, आप लोग को एकदम 1 मिनट से भी कम लगेगा। ठीक है, तो घटाने पर क्या आया? 0 आ गया, 2 आ गया, इसके बाद 6 आ गया, 620 लास्ट में देखिए किसका है? तो 620 इसका है। यही संख्या का आंसर हो गया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसी तरह का जोड़ या घटा में क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक आ गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन देखिए, फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, और फ्रैक्शन को भी हम लोग को अच्छे तरह से समझना है। ठीक है, फ्रैक्शन में बहुत तरह के फ्रैक्शन आएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, लाइक अनलाइक, यूनिट, ये सब फ्रैक्शन आता है। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को हम लोग अच्छे तरह से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब इसको क्या करेंगे कि इसको अच्छे तरह से समझेंगे हम लोग। अब इसमें क्या होता है कि इक्विवेलेंट जो है, इसका मतलब होता है समतुल्य। समतुल्य का मतलब क्या होगा? समान तुल्य का, समान यानी कि बराबर। फ्रैक्शन का मतलब आप लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है, और इक्विवेलेंट का मतलब समतुल्य होता है। समतुल्य का मतलब समान तुल्य के, समान बराबर के। इसको अगर हम लोग को समझना है तो मान लेते हैं 1/2 हो गया, 2/4 हो गया, 8/16 हो गया, यानी कि 1/2। इसको भी काटेंगे तो 1/2, इसको भी काटेंगे तो 1/2, यानी कि समान तुल्य का जो संख्या होता है वही समतुल्य संख्या कहलाता है, इक्विवेलेंट संख्या कहलाता है। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। समतुल्य यानी कि समान तुल्य के समान तुलना उसका होना चाहिए, यानी कि 1/2, इसको भी 1/2, इसको भी 1/2, यही होगा समतुल्य। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं कि 1/2 यानी कि 2/4 है तो उसको भी क्या करेंगे? 1/2 आएगा। 8/16 है तो, या 7/14 है, ये सब क्या है? समतुल्य फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन आता है यहाँ से कि समतुल्य फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन में आएगा, तो ऑप्शन को देखकर आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समतुल्य फ्रैक्शन के बाद आप लोग पढ़ना है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होगा कि इसमें आप लोग जानते हैं कि मान लेते हैं कि 7/14 हम लोग लिखें, तो 7/14 लिखे तो इसको हिंदी में अंश कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? हर कहते हैं हिंदी वालों। अगर इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो इसको कहते हैं नोमिनेटर, और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। इसको नोमिनेटर कहते हैं, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस प्रकार समझेंगे कि आप लोग अंश हर हो गया, चाहे नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो गया, तो इस वाली संख्या में क्या होता है कि जब प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हो गया उचित, उचित भिन्न हो गया। क्या हो गया? उचित भिन्न। तो जब नोमिनेटर से डिनोमिनेटर बड़ा रहे, जब नोमिनेटर से डिनोमिनेटर बड़ा रहे, तो वैसी संख्या को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल के तौर पर नोमिनेटर से डिनोमिनेटर बड़ा रहे, 1/4 हो गया, 2/5 हो गया, 3/7 हो गया। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि नोमिनेटर से डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा। ये डिनोमिनेटर है नीचे वाला, तो ये सब बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, आप लोग अच्छे तरह से इसको क्या किए? समझ लिए प्रॉपर फ्रैक्शन को। अब अगला है इम्प्रॉपर, जस्ट उल्टा हो जाएगा। उसमें था कि न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर बड़ा था, तो इसमें क्या हो जाएगा कि न्यूमिनेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से। न्यूमिनेटर क्या होगा? बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल के तौर पर 4/2, 6/3,
5/3, 7/4, यानी कि इसमें नोमिनेटर बड़ा होगा। क्या होगा? न्यूमिनेटर बड़ा होगा। किससे से? डिनोमिनेटर से। ठीक है, यानी कि वैसी संख्या वैसे भिन्न जिसमें नोमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, उसको इम्प्रॉपर कहते हैं, यानी कि अनुचित भिन्न कहते हैं। उचित अनुचित हो गया। ठीक है, चलिए आप लोग इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, आप लोग को बस आराम से देख लेना है और अच्छे तरह से समझ लेना है और बना लेना है। ठीक है, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर समझ लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि ये एक फ्रैक्शन हो गया और इसमें हाफ हो गया, इसमें हाफ हो गया। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या कोई भी है, इसमें जितना तरह से आप बांटिएगा उसी को फ्रैक्शन कहेंगे। मान लेते हैं कि ये कितना तरह से हम बांटें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें एक को मान लेते हैं कि इसको कली कर दिए, तो मिक्स फ्रैक्शन निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे कि एक कितना, एक लिखेंगे किसके कितना में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में, यानी कि 1/7। वही मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? पूरा यानी कि 1 और बटा में हाफ, यानी कि 1/2, यानी कि 1/2 को हम लोग क्या कहेंगे? मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि मिक्स कर दिए ये पूरा और फिर हाफ, पूरा और हाफ, तो इसी को मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो इस तरह के सवाल आएंगे तो आप लोग इस तरह से इसको क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को भी हम लोग समझ लिए। अब लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? तो लाइक फ्रैक्शन में हम लोग कहते हैं कि डिनोमिनेटर इसका क्या होता है? सेम होता है। डिनोमिनेटर का होता है? सेम होता है। किस में? लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है। मतलब हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि डिनोमिनेटर क्या होगा? सेम होगा। तो मान लेते हैं कि 1/4 हो गया, 2/4 हो गया, 5/4 हो गया, 7/4 हो गया। यानी कि इसमें क्या होगा कि डिनोमिनेटर जो हम लोग का है वो सेम होता है। किस में? लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है। उसी तरह से अनलाइक फ्रैक्शन में नोमिनेटर सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोमिनेटर सेम हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ लिए, इसमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं। अनलाइक में क्या हो जाएगा कि नोमिनेटर सेम हो जाएगा, यानी कि 2/5, 2/9, 2/3, 2/7, ये सब हो गया अनलाइक का। ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, यानी कि इसमें नोमिनेटर का हो जाएगा सेम। तो क्वेश्चन यहाँ से ये ऐसे बनेगा कि किस संख्या में जो हर है वो सेम होता है या समान होता है। तो आप लोग कहिएगा कि किस में होगा? ये लाइक में हो जाएगा। अगर अनलाइक की बात की जाए तो अंश का हो जाएगा समान हो जाएगा। लाइक में हर समान होता है और अनलाइक में क्या होता है? अंश समान होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है हम लोग को और आगे देखना है कौन बच गया? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब कोई खास नहीं है, बस एक के फॉर्म में हो, 1, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह का क्वेश्चन होता है तो वो क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन होता है। यूनिट का मतलब होता है यूनिट फ्रैक्शन, मात्रात्मक हो गया। ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या है? अगला टॉपिक देखते हैं कि आगे क्या है। इस तरह का आप लोग को आएगा और इस तरह आप लोग समझ जाइएगा। देखिए ये अब आ गया डिवीज़न। डिवीज़न का मतलब क्या होता है? तो भाग होता है। आप लोग अच्छी तरह से इनको जानते हैं कि डिवीज़न का मतलब होता है भाग। ठीक है, तो भाग को हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं। डिवीज़न का मतलब भाग होता है। तो भाग का एक ही फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी कि डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर गुणे क्वाइडेंट इन प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, यानी कि इसी तरह का क्वेश्चन आता है। और इसमें ये आएगा क्वेश्चन कि भाज्य भाजक का इतना गुना है, भागफल इतना गुना है और शेष इतना है, तो इसका संख्या यानी कि निकालना है। ये सब ऐसे तरह से इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे हम लोग। अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन पर क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन का चर्चा नहीं करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन भी सभी जितना भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इसका अलग से क्वेश्चन एक एक करके क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर का भी देखेंगे और अच्छे तरह से समझने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। जितना भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसका एक एक करके टॉपिक का क्वेश्चन लाएंगे प्रीवियस ईयर
और एक एक करके पूरा अच्छी तरह से समझने का उसको प्रयास करेंगे। तो आप लोग समझ लिए कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुने भागफल प्लस शेष होता है, यानी कि डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर गुने क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक हम लोग का है, देखिए अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग बतलाए थे कि ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं। और इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, तो ट्रिक के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। देखिए मेजरमेंट का मतलब मापन होता है। इसमें बहुत सारे लोगों को कठिनाइयाँ होती हैं एक रूप से दूसरे रूप में बदलने में, एक रूप से दूसरे में बदलने में। तो देखिए हम एकदम सरल तरीक़ों से इनको क्या करना है, लाए हैं और आप लोग को बता देंगे, ताकि आप लोग एक ही बार में किसी भी चीज़ को बनाने में सफल रहिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले होता है यहाँ पर मिली, सेंटी, डेसी। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ लिखे हैं। आप लोग कहिएगा कि ये 3 चीज़ कैसे लिख दिए। लीटर लिखे हैं, मीटर लिखे हैं और ग्राम लिखे हैं, 3 चीज़ें लिखे हैं। और नीचे है डेका, हेक्टो, किलो। अब इस तरह का क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन को चेंज करने का रूप आ जाए, अगर चेंज करने की बात आ जाए, तो हम लोग इस प्रकार इसको चेंज करेंगे। देखिए लीटर, मीटर और ग्राम, इससे ऊपर जाएंगे हम लोग तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 से। अगर इससे नीचे आएंगे तो डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से। यही हम लोग का ट्रिक है। अब आप कहिएगा कि एक समझ में नहीं आया कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो समझने के लिए हम बता दें कि मान लेते हैं कि आप लोग को निकालना है कि 1 मीटर, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर कहाँ है, मीटर से ऊपर है या नीचे है, इसको देखेंगे। तो मीटर से हम कहेंगे कि मीटर निकालना है कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। तो मीटर से सेंटीमीटर ऊपर है या नीचे है, तो आप लोग कहिएगा कि सर ऊपर है। तो ऊपर जब है तो ऊपर के लिए हम क्या बोले हैं कि 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसमें से जाएंगे तो कितना, 10। इसमें से जाएंगे तो 10, इसमें से जाएंगे तो 10। यानी कि हम लोग को क्या करना है कि ऊपर जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसमें, ऊपर जाने के लिए। तो हम 1 मीटर बराबर पूछे हैं, तो 1 मीटर बराबर, तो देखिए कितना बार जा रहे हैं, एक बार मीटर से डेसी और डेसी से सेंटी, यानी कि 2 बार हम जा रहे हैं। तो 2 बार का मतलब 10 गुने 10, 10 गुने 10 यानी कि 100। तो हम कह सकते हैं ना कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो आप लोग जानते भी हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह से समझ लिए कि मीटर से अगर सेंटीमीटर में जा रहे हैं तो सेंटीमीटर कहाँ है, ऊपर है। तो ऊपर जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 से हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब आप लोग कहिएगा कि ऊपर तो हम लोग चले गए, लेकिन नीचे जाने के लिए क्या करना है, तो नीचे जाने के लिए बस डिवाइड करना है। मान लेते हैं कि पूछेगा कि 1 मीटर बराबर कितना हेक्टो होगा, तो उसको डिवाइड करते जाएंगे कितना से, 10 से डिवाइड करेंगे, फिर 10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 100 हो जाएगा, यानी कि 0.01 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा उसका एग्जाम्पल, यानी कि आंसर। और एक चीज़ देख लेते हैं नीचे जाकर कि नीचे क्या होता है। मान लेते हैं कि नीचे वाला भी एग्जाम्पल एगो देख लिए। ठीक है, अब चलिए अब देखेंगे कि 1 किलो बराबर 1 केजी बराबर कितना ग्राम होगा, 1 केजी बराबर कितना ग्राम होगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि जब ऊपर जा रहे हैं तो कितना से मल्टीप्लाई करना है 10 से, और जब नीचे आना है तो 10 से डिवाइड करना है। तो ग्राम कहाँ है, ग्राम आप लोग कहिएगा कि ऊपर है। तो ग्राम जब ऊपर है तो हम लोग को ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए कितना है, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ग्राम ऊपर है तो यहाँ पर किलो पूछा है, कितना ग्राम होता है, तो कितना ग्राम होगा, तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1, 2 और 3, कितना बार, 3 बार, यानी कि 10 गुने 10 और गुने 10, यानी कि 1000, यानी कि 1 किलो बराबर कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम। यानी कि कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरह से समझ लिए ना, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यानी कि एकदम अच्छे तरह से इसको शेड्यूल बनाया है और इसको क्या किए हैं, अच्छे तरह से, दिक्कत नहीं होगा। अब कहिएगा कि लीटर निकालना होगा तो लीटर भी निकलेगा, मीटर निकालना होगा तो मीटर भी निकल गया, और ग्राम निकालना है तो ग्राम भी निकल गया, यानी कि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। वही लीटर का भी प्रोसेस है, अगर लीटर निकालना होगा
तो 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होगा। तो बस क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि 1000 हो जाएगा। यानी कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है ना। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको जानते थे, पहले याद किए थे, लेकिन अब क्या करना है, इसको कॉन्सेप्ट से बना लिए और बनाने के बाद आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए ये आज यहीं तक वीडियो छोड़ते हैं। और आज के बाद जो भी है टॉपिक है, यानी कि आज हम लोग नंबर सिस्टम से लेकर मेजरमेंट तक पढ़ लिए। कहाँ तक पढ़ लिए, मेजरमेंट तक, यानी कि मापन तक पढ़ लिया। अब यानी कि कितना टॉपिक हम लोग पढ़ लिए, टोटल हम लोग लगभग 5-6 टॉपिक पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग को और पढ़ना है क्या क्या, तो अब बस पढ़ना है और 5-6 चैप्टर पढ़ना है। और कल इस वीडियो को क्या करने हैं, कल इस वीडियो को समाप्त करेंगे। यानी कि कल हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्री, कल जियोमेट्री पढ़ेंगे। इसके बाद एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे, पाई चार्ट पढ़ेंगे। पाई चार्ट से क्वेश्चन जो भी आएगा डाटा हैंडलिंग से उसको पढ़ेंगे, पैसा वाला पढ़ेंगे। इसके बाद और सिमेट्री है, ये भी, इसको भी पढ़ेंगे। यानी कि कल जो है इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो इस टॉपिक को उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से समझे हैं और अच्छी तरह से समझ भी रहे होंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस, जितना अच्छा रिस्पांस आप लोग देते हैं उतना ही कल इस वीडियो को मोटिवेट होकर हम इस वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा और अच्छी तरह से क्या करिएगा, समझने का भी प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जो भी टॉपिक बना है उस टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।